ओडिशा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पूरी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए ये रहा आपके सामने ओपीएससी एईई फुल नरिशमेंट पैक। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी वे में ए टू जेड समझाए जाते हैं। विद फुल मॉक टेस्ट सीरीज आपको ये कोर्स मिल रहा है। बहुत ही अच्छे रिव्यूज हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है इसका, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है। वेलकम टू CIZ प्लस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं OPSC उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा निकाली गई पोस्ट, रिक्रूटमेंट पोस्ट है AEE के लिए असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट है। लास्ट मंथ इसकी नोटिफिकेशन आई है। सो अभी एग्ज़ाम में टाइम है, एक्सपेक्टेड डेट जनवरी है, लेकिन हमें इस टाइम को बेस्ट से बेस्ट यूज़ करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक होता है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू पता चलता है, रेलिवेंसी पता चलती है, पर्सपेक्टिव पता चलता है किसी एक डिपार्टमेंट का कि OPSC किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 2019 के पेपर हुआ था, जो 2019 में भी हुआ था। एग्ज़ाम पैटर्न टोटली डिफरेंट था। यहाँ पे 180 + 180 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जबकि इसके प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं और मेंस में 150 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। लेकिन एग्ज़ाम की कोर कभी चेंज नहीं होती। OPSC जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, जिस टाइप की ये लेवल मांगता है, जिस टाइप की एक्यूरेसी मांगता है, जैसा कट ऑफ जाता है, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। उसका जो मेन क्रक्स जो पार्ट है, इसी कारण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक बेस्ट रहता है। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि गेट का क्वेश्चन बैंक अगर मैंने कर लिया है तो OPSC में मेरे को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। क्या पता OPSC किसी एक टॉपिक उसका फेवरेट हो जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता हो और वो गेट में हो ही ना। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वेटेज बहुत ज़्यादा रहती है। इसीलिए CIZ प्लस लेके आया आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट UPSC सीरीज़ OPSC प्रीवियस ईयर वीडियोस। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि आपको लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ एक कंप्लीट प्रेपरेशन गाइड चाहिए, आप लोगों को एक ऐसा मॉड्यूल चाहिए जिसमें आपको वीडियोज़ मिलें, असाइनमेंट्स मिलें, क्विज़ मिलें, टेस्ट सीरीज़ हो, लाइव डाउट सेशन, आपको लाइव डाउट क्लियर करें। यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन शायद हमारा कमेंट 2 घंटे डिले हो जाए। आप लोगों को उसी टाइम अगर अपना डाउट क्लियरेंस चाहिए, आप लोग OPSC का हमारा कंप्लीट स्टडी पैकेज ले सकते हैं www.CIZplus.com, या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन CIZ Plus ऐप डाउनलोड करके। बहुत यूज़फुल दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं। साथ साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके साथ साथ हम लोग प्रीवियस ईयर वीडियोस को डिस्कस कर ही रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरी ये वीडियोस देखने से पहले एक बार अपना पेपर और पेन ले लें हाथ में। जब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो क्वेश्चन को आप लोगों ने देख लेना है, वीडियो को पॉज करना है, उसको सॉल्व करना है। अगर नहीं हो रहा तो सॉल्यूशन देखना है, हो रहा है तो आंसर चेक करना है। उसके बाद मैं अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ तो वो चेक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाना है। ठीक है, ये बेस्ट तरीका रहेगा। इससे एक्टिव लर्निंग होगी, पैसिव नहीं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसको मैं रेज कर देता हूँ। क्वेश्चन है मेरा, अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इज 100 mm वाइड एंड 200 mm डीप। इफ द सेक्शन इज सब्जेक्ट टू shear force 20 kN, देन द मैक्सिमम shear स्ट्रेस इन द सेक्शन इज। देखो, ये क्वेश्चन है मैक्सिमम shear स्ट्रेस के बारे में। इसके ऑप्शन है 1.25, 1.5, 1.6 एंड 1.75, हर कोई न्यूटन पर mm² में। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं ना हम लोग, ऐसी एक बीम है, ये 100 mm की विड्थ है, 200 mm की डेप्थ है, बिल्कुल सही। इसके लिए हम क्या करते हैं, टाउ एवरेज को निकालते हैं। मतलब shear स्ट्रेस एवरेज वो होता है V/A। V होता है अप्लाइड shear फोर्स डिवाइडेड बाय मैक्सिमम shear फोर्स क्या है सेक्शन पे, एरिया क्या है इसका 100 × 200, क्योंकि रेक्टेंगल है। अब इसको V को किसके में लूँगा, न्यूटन में लूँगा मैं। 20 × 1000 डिवाइडेड बाय 100 × 200, ये आ जाएगा मेरा 1 आ रहा है टाउ एवरेज, 1 न्यूटन पर mm²। अब हमें पता है रेक्टेंगुलर सेक्शन में टाउ एवरेज अपॉन टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज की वैल्यू हम लोग जानते हैं। ये पैराबोलिक क्रॉस सेक्शन होती है, सेंटर पे मैक्स होता है, इसकी वैल्यू होती है 3/2।
टाउ मैक्स अपॉन टाउ एवरेज फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन ओनली, याद रखना ये सर्कल के लिए 4/3 होती है। ठीक है, अब हमें टाउ एवरेज पता है, टाउ एवरेज तो पता है ना, तो टाउ मैक्स आ जाएगा 3/2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1.5 न्यूटन पर mm²। ऑप्शंस देखते हैं, यस 1.5 दैट इज बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों को वीडियो में कोई कमेंट में कोई डाउट आता है तो साथ साथ रेज कीजिए, क्योंकि बाद में कई बार हम लोग भूल जाते हैं। साथ साथ रेज कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है पहला क्वेश्चन देखते ही इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फॉर नो टॉर्जन द प्लेन ऑफ बेंडिंग शुड बी, पहला ऑप्शन बी पैरेलल टू वन ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, बी ऑप्शन पास थ्रू shear सेंटर ऑफ द सेक्शन, सी पास थ्रू द न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन, या डी पास थ्रू सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन। देखो बोल रहा है कि कोई ऐसी कंडीशन बताओ, लोडिंग की ऐसी कंडीशन बताओ जिसमें टॉर्जन ना हो। तो टॉर्जन का किससे लिंक होता है जनरली? टॉर्जन का लिंक होता है shear सेंटर से। अब shear सेंटर क्या होता है? shear सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से किसी सेक्शन की नेट shear फोर्स पास करती है। अब नेट shear फोर्स वहां से पास करेगी, अगर लोडिंग भी वहां से पास कर जाए तो टॉर्जन लगने के लिए कोई इसेंट्रिसिटी नहीं बचती, इसी कारण टॉर्जन एक्ट नहीं करती। जैसे कि एक एग्जांपल दूं मैं, ये मेरा चैनल सेक्शन है, अगर इसका shear सेंटर, ये न्यूट्रल एक्सिस है इसकी shear सेंटर होता है यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे कोई लोडिंग लगाऊं, लेट्स से ये मेरा पी लोड है जो कि इसके shear सेंटर से पास कर रहा है, तो इसका प्लेन ऑफ बेंडिंग भी यहाँ से पास करेगा, और अगर इसका प्लेन ऑफ बेंडिंग यहाँ से पास करेगा तो टॉर्जन नहीं होगी, याद रखना बेंडिंग होगी, टॉर्जन नहीं होगी। कब? जब प्लेन ऑफ बेंडिंग shear सेंटर से पास करे, और कोई कंडीशन नहीं है, ना तो डी ऑप्शन ठीक है, ना सी ऑप्शन ठीक है, ना ए ऑप्शन ठीक है। जब shear सेंटर ऐसा यूनिक पॉइंट है जहाँ से पास करता है, तब टॉर्जन एक्ट नहीं करती। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे shear सेंटर का कंसेप्ट में कुछ प्रॉब्लम है, अरे तो आप हमारा सोम का कोर्स देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। वहाँ पे आप लोगों को ज़रूरी नहीं है पूरा स्टडी पैकेज ले लेना है, आप लोग पर सब्जेक्ट भी बाय कर सकते हैं, पूरा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट देख सकते हैं, डेमो वीडियोस देख सकते हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है तो सही है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग कहीं और से इसको पढ़ सकते हैं, बुक्स से पढ़ सकते हैं बिल्कुल shear सेंटर का कंसेप्ट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ द डेप्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिड्यूस्ड टू हाफ द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम बिकम्स। देखो इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, इसने स्ट्रेन एनर्जी बताया नहीं हुआ कि किस फॉर्म में स्ट्रेन एनर्जी है, मुझसे पूछ रहा है। मतलब ये स्ट्रेन एनर्जी 4 तरीके से आ सकती है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल फोर्स, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू टॉर्जन, और स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू shear। इसमें जनरल केस हम लेते हैं स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू बेंडिंग का केस ले रहे हैं। तो बेंडिंग के केस में स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू m²L/2EI। अब देखो यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ डेप्थ वेरी कर रहा है, ना तो m डेप्थ का फंक्शन है, ना L ना E, 2 तो वैसे ही कांस्टेंट है, I सिर्फ डेप्थ पे डिपेंड करता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि बाकी सब तो कांस्टेंट है। और फर्दर क्या लिख सकता हूँ, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/BD³/12। अब B और 12 तो कांस्टेंट है क्योंकि वो तो वेरी कर नहीं रहे, तो E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D³। अब देखिए अगर डेप्थ मेरा हाफ को हो जाएगा, डेप्थ मेरा 1/2 हो जाएगी, तो मेरा ये 1D³ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर हाफ हो जाएगी डेप्थ तो एनर्जी मेरी 8 टाइम्स नहीं हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। क्यों? करके देख लो, E इज प्रोपोर्शनल टू 1/D/2 का क्यूब करो तो ये ऊपर जाके 8/D³ हो गया, 8 टाइम्स हो गया। देखो इससे हो गया ना, तो इसका आंसर आएगा 8 टाइम्स।
8 टाइम्स इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन plane stress problem there are normal tensile stresses sigma x sigma y accompanied by shear stress tau xy at a point along the orthogonal Cartesian coordinates x and y. If it is observed that minimum principal stress on a certain plane is 0, then देखो क्वेश्चन में एक क्यूबिकल एलिमेंट दे रखा है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, नेचर कोई भी मान लो, मैं टेंसाइल मान रहा हूँ। एक ही साइड पे दिखा रहा हूँ मैं शियर फोर्स, ये आ जाएगा टाउ एक्स वाई टाउ एक्स वाई, ठीक है। इसमें बोल रहा है ये ऐसा कुछ फोर्सेस लग रही। अब इसमें देखो बोल क्या रहा है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस जिसको माइनर स्ट्रेस भी बोलते हैं वो कह रहा है 0 है। तो मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होता क्या है, सिग्मा 2 अगर हम लिखें, डेट इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 माइनस ऑफ अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। इसको करना है 0, उधर उस साइड ले जाके दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहा हूं मैं। अब इस इधर साइड लाऊंगा और क्या क्या कैंसिल हो जाएगा ये देखना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, सेम है दोनों साइड। बचेगा क्या, 4 सिग्मा एक्स सिग्मा वाई बाय 4 इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई स्क्वायर। ये कटा, टाउ एक्स वाई आ गया अंडर रूट सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत लोगों को तो ये याद हो जाता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद कर लेते हैं, क्योंकि कुछ गलत नहीं है। इतनी बार अगर हो गया तो याद करना सही भी है, आपका टाइम बचेगा इसमें। c इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। पूछा गया था, ऐसा कुछ नॉर्मल स्ट्रेस कंडीशन दी गई थी जिसमें बायएक्सियल स्ट्रेसेस भी लग रहे हैं और शियर स्ट्रेस भी लग रहा है। उस केस में अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस 0 हो जाए तब इन तीनों में रिलेशन क्या होगा। रिलेशन तो इसको 0 कर, जो कंडीशन दी है उससे ही आगे आगे चलते रहे, लास्ट में रिजल्ट आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 beams, one of the circular section and other of square cross section have equal areas of cross section. If it is subjected to bending, then circular section is more economical, B is square section is more economical, C is both sections is equally strong and D option is both sections are equally stiff. देखो इसका कंसेप्ट क्या है, इसके बेसिक आइडिया क्या है। आइडिया है कि सेक्शन मॉड्यूलस को कंपेयर करते हैं जब हम लोग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस कॉरेस्पॉन्ड्स टू स्ट्रेंथ। क्लियर है ये बात। अब बात है क्वेश्चन की। क्वेश्चन में गिवन है 2 क्रॉस सेक्शन, एक है सर्कल एक है स्क्वायर। मान लो इसका भी एरिया ए है, इसका भी ए है, इसको मैं 1 बोल रहा हूँ, इसको मैं 2 बोल रहा हूँ। इसका सेक्शन मॉडुलस है Z1, इसका मॉडुलस सेक्शन मॉडुलस Z2। ये बात डिराइव हो सकती है बहुत आसानी से कि सेम क्रॉस सेक्शन है इसका। अगर सेम क्रॉस सेक्शन है मतलब सेम मटेरियल लगा है दोनों पे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन सेम है, लेंथ सेम है, तो वॉल्यूम सेम होगा। वॉल्यूम सेम है तो जितने वॉल्यूम लेना होगा पर यूनिट वॉल्यूम कॉस्ट सेम रहेगी दोनों की।
मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड कर रही है कि कॉस्ट, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा उसकी कॉस्ट ज़्यादा, बिल्कुल सही, क्योंकि इकोनॉमी की बात हो रही है इसलिए मैं कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे बात ये आगे, यहाँ पे अगर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया है तो देखा जाता है कि Z2 होता है Z1 से ज़्यादा, ये बात है फैक्ट, अगर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखो बात कहाँ आती है क्वेश्चन में, अब Z2 Z1 से ज़्यादा आ गया, इसका मतलब अगर सेम क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है, मान लो ये एरिया इसका 100 रुपये का आता है तो ये भी 100 रुपये का है, एरिया सेम है दोनों का, लेकिन ये स्क्वायर का 100 रुपये ज़्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है सर्कल के 100 रुपये से। ऐसा हो सकता है कि स्क्वायर का 90 रुपये ही सर्कल के सर्कल के 100 रुपये जितनी स्ट्रेंथ दे दे, मैं मनी में बात कर रहा हूँ अब। तो इसका मतलब स्क्वायर सेक्शन ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ा, वो 90 में ही काम कर देगा, कम में ही काम कर देगा सर्कल जितना, तो स्क्वायर सेक्शन मोर इकोनॉमिकल हुआ, बिल्कुल सही हो, किसका सेक्शन मॉडुलस ज़्यादा है सर्कल से। और अगर आप लोगों को जनरल बात करनी है, सर यहाँ तो सर्कल स्क्वायर की थी, इन जनरल क्या होता है, इन जनरल होता है, देखो ये मेरा आई सेक्शन है, ये मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये मेरा स्क्वायर सेक्शन, ये मेरा सर्कल सेक्शन, और ये मेरा लेटरल रेक्टेंगल सेक्शन। इसको बोल रहा हूँ 1, इसको बोल रहा हूँ 2, इसको बोल रहा हूँ 3, इसको बोल रहा हूँ 4, इसको बोल रहा हूँ 5। सबका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। इनके अगर सेक्शन मॉडुलस को कंपेयर करूँ या सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल कौन है, वो है 1 इज, यहीं पे बता देता हूँ, वन इज ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 5। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल, सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी आई सेक्शन की, फिर रेक्टेंगल जिसकी डेप्थ ज़्यादा है, फिर स्क्वायर जिसकी डेप्थ और विड्थ सेम है, सर्कल, और फिर जिसकी विड्थ ज़्यादा है डेप्थ से। समझ रहे, यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया था स्क्वायर इज ग्रेटर देन सर्कल, तो स्क्वायर सेक्शन इज मोर इकोनॉमिकल। क्लियर है, आगे चलते हैं। The ratio of the maximum shear stresses developed in the solid shaft of diameter D and hollow shaft of external diameter D and internal diameter D for the same torque is given by, देखो ऑप्शन है, आप लोग रीड आउट कर सकते हैं ऑप्शंस को। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में दो केसेस हैं। पहला केस है केस 1 पे, अगर हम जाएं केस 1 में क्या है, एक सॉलिड सेक्शन है जिसका डायमीटर है D, इस पे टॉर्क लग रही है T। अब बाय दिस फॉर्मूला टाउ अपॉन R इज इक्वल टू T अपॉन J इज इक्वल टू G थीटा अपॉन L। इससे हम लोग एक चीज़ याद रख सकते हैं कि सॉलिड सेक्शन में जो टाउ मैक्स होता है वो होता है 16T अपॉन पाई डी क्यूब। सॉलिड सेक्शन में ये फॉर्मूला होता है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं, यहीं से आया है। क्योंकि सर्कल की पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई बाय 32 डी पावर 4 होती है, आर को लेंगे d/2, उधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। अब एक केस में क्या है, नेक्स्ट केस में क्या है मेरे पास, केस 2 की बात करें अगर हम लोग, केस 2 में है ऐसा D डायमीटर का सेक्शन, और यहाँ से ये हॉलो, और होलो का है स्मॉल d, और ये ऐसे है, यहाँ से सॉलिड बीच से हॉलो। इसके केस में जो टाउ, अगर यहाँ पे भी टी ही टॉर्जन एक्ट करी है, इसके केस में जो टाउ होता है वो होता है टाउ इज इक्वल टू टी इंटू D/2 डिवाइडेड पाई बाय 32 इंटू D⁴ माइनस स्मॉल d⁴। ये आ जाएगा T इंटू डी डिवाइडेड बाय 16 इंटू टी इंटू डी डिवाइडेड बाय पाई D⁴ माइनस स्मॉल d⁴। अब मैं बोल रहा हूँ, अब ये दोनों केस है ना, इसको बोल रहा हूँ मैं टाउ मैक्स बाय 1, इसको बोल रहा हूँ मैं टाउ मैक्स 2, ठीक है। अगर मैं अब टाउ 1 बाय टाउ 2 की रेशो पूछ रहा है, तो इसने क्वेश्चन में पूछा है रेशो बताओ, रेशो ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस केस 1 अपॉन केस 2, तो वो हो जाएगा
16t अपॉन पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाय 16t डी, और ये ऊपर चला जाएगा पाई इंटू डी पावर 4 माइनस स्मॉल डी पावर 4, ये डी से डी तो कट नहीं रहा है, मल्टीप्लाई होगा, पाई से पाई कटा, 16 से 16 कटा, टी से टी कटा, ये आ जाएगा डी पावर 4 माइनस स्मॉल डी पावर 4 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी पावर 4। ये चीज़ क्लियर है? आप लोगों को एक टॉर्जन इक्वेशन याद रखनी है, उसका ये फॉर्मूला, उसका ये एप्लीकेशन है। और कुछ चीज़ें और बता दूं, जैसे सॉलिड का सेक्शन का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पाई बाय 32 डी पावर 4, और होलो का ये है सॉलिड का, और होलो का होता है पाई बाय 32 डी पावर 4 माइनस स्मॉल डी पावर 4। क्लियर है ये चीज़? ये हमेशा याद रखना है। इसका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? डी ऑप्शन, डी ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्ट्रेन एनर्जी क्वेश्चन है। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ मेंबर इज गिवन बाय ए ऑप्शन 0.5 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, बी 0.5 इंटू स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम, स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम सॉरी, सी ऑप्शन इज 0.5 स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम, या डी ऑप्शन 0.5 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन का तो कोई मतलब ही नहीं, ये कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करते, स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम या स्ट्रेस इंटू वॉल्यूम कुछ नहीं होता। अब प्रॉब्लम आती है बच्चों को ए और डी ऑप्शन में। कुछ लोगों को लगता है स्ट्रेन एनर्जी होती है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, जो कि पार्शियली करेक्ट है और फुली इनकरेक्ट है। ये है डेफिनेशन स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की। इस चीज की डेफिनेशन है। अगर कंप्लीट स्ट्रेन एनर्जी की बात करें, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ मेंबर, वो होता है E इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, या इसी को लिख सकते हैं हाफ इंटू लोड इंटू डिफ्लेक्शन। एक ही बात है दोनों, यहीं से ये आया है। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन सही नहीं है। ये डेफिनेशन है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, और इसने पूछा है स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड, पूरी कंप्लीट एनर्जी स्टोर बताओ। इसने पर यूनिट वॉल्यूम का नाम ही नहीं लिया, तो डी ऑप्शन सही होगा। अ सिंपली सपोर्टेड बीम विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन is subjected to a central concentrated load if width and the depth of a beam are doubled। अगर width और depth डबल कर दिए जाएं तो deflection at the center will be of the beam will reduce to, कितना reduce हो जाएगा, किस क्वांटिटी तक reduce हो जाएगा। तो वो पूछा गया है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, L लेंथ है उसकी, यहाँ पे सेंटर पे लगा दिया लोड P L/2 पे, सेंटर पे डिफ्लेक्शन होती है PL/48EI। अब यहाँ पे वेरी क्या कर रहा है, B और D, और B और D सिर्फ I पे डिपेंड करते हैं, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि P, L और E तो कांस्टेंट है, उन्होंने तो वेरी करना नहीं। तो पहले केस में क्या हो रहा है, डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/BD³/12। ठीक है, ये आ रही थी हमारी, ये मैं इसको बोल रहा हूँ डेल्टा 1 अगर, और डेल्टा 2 क्या हो रहा है फिर, डेल्टा 2 इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2B/2D³/12। ठीक है, अब जो डेल्टा 2 होगा ना, यहाँ से अगर आप चेक करो, वो डेल्टा 1/16 आ रहा है। क्यों, ये 2 इसका और ये 8, 2 इंटू 8 16, डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 1/16, मतलब डेल्टा 1 के 1/16 टाइम्स हो गया। 1/16 होता है 0.0625, और ये हो गया 6.25%। अगर परसेंट में लिखना हो, इसने आंसर मांगा था परसेंट में, तो डी ऑप्शन आ गया 6.25% हो जाएगा। अगर 100 था पहले, तो अब हो जाएगा 6.25, समझ रहे हो, 1/16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क T एंड बेंडिंग मोमेंट M,
द रेशियो ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसने ये नहीं बताया कि टॉर्जन और बेंडिंग मोमेंट सेम ही बीम पे एक्ट कर रहे हैं अलग अलग। मैं बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, इसमें अलग अलग पे एक्ट कर रहे हैं, दो केस बन रहे हैं। पहला केस 1 में क्या हो रहा है, सिर्फ टॉर्जन एक्ट कर रही है। जब टॉर्जन एक्ट करती है तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है, टॉर्जन में शियर स्ट्रेस आएगा, इसमें टाउ मैक्स की वैल्यू होती है 6, यहाँ टॉर्जन टी एक्ट करिए, टॉर्जन 16T/πd³, मैंने फॉर्मूला बताया। और केस 2 जो है वो है बेंडिंग का, बेंडिंग मोमेंट एम, ठीक है। तो इसमें सिग्मा रहेगा मेरा 32m/πd³, ठीक है। ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, T/J=τ/r=g θ/L से। ये फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, m/i=σ/y=E/r से आ रहा है ये वाला रिजल्ट। अब इसने पूछा है सिग्मा, ये मैक्स है दोनों, ये इसने पूछा है मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की रेशो। वो क्या बड़ी बात है, अगर हमने सब कुछ बता ही दिया। सिग्मा मैक्स अपॉन टाउ मैक्स इज इक्वल टू 32m/πd³। ये आ जाएगा 2m/t। क्लियर है, 2m/t आ जाएगा। सो ए ऑप्शन रहा 2m/t। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल विच अलाउज इज टू डिफॉर्म कॉन्टिन्यूसली एट अ स्लो रेट विदाउट एनी फर्दर इंक्रीज इन स्ट्रेस इज नोन एज। ये डेफिनेशन है फटीग की, क्रीप की, प्लास्टिसिटी या रेजिलियंस की, बताइए कमेंट सेक्शन में। ये डेफिनेशन है क्रीप की। और क्रीप क्या होता है, क्रीप होता है टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन। मतलब मान लो ये कोई लोडिंग थी सिंपली सपोर्टेड, यहाँ पे लोड लगाया P, कुछ तो इमीडिएट डिफ्लेक्शन आएगी जिसको बोलेंगे डेल्टा P, जो लोडिंग के कारण आई। अब देखा जाता है कुछ टाइम बाद ना एक एडिशनल डिफ्लेक्शन भी आ जाती है विदाउट इंक्रीज एनी स्ट्रेस, एक्सटर्नल तो कुछ लगाया नहीं, इसको बोलते हैं क्रीप डिफ्लेक्शन। विदाउट इंक्रीजिंग एनी फर्दर स्ट्रेस कुछ डिफ्लेक्शन आ जाती है, इसको बोलते हैं क्रीप के कारण। ये क्यों आती है, ड्यू टू इंटरनल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, वो और स्टेबिलिटी कंसीडर करने के लिए जाते हैं, उसके कारण ये आती है क्रीप। इनिशियल स्टेजेस पे ज़्यादा होती है, फाइनल स्टेजेस पे कम होती रहती है, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन होता है। खासियत क्या है, विदाउट इंक्रीजिंग एनी स्ट्रेस स्ट्रेन होता है। जैसे जनरल हुक्स लॉ क्या है मेरा, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन क्रीप स्ट्रेस इसको फॉलो नहीं करता, वहाँ पे स्ट्रेस इंक्रीज नहीं हो रहा लेकिन स्ट्रेन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये है क्रीप की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड। जहाँ भी रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस की बात आती है उससे मटेरियल की स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है, उसको बोलते हैं फटीग। फटीग क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरा कोई कॉलम है, ठीक है। अब इस कॉलम पे मान लो मैंने कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाया, चलेगा, ये सहन कर जाएगा, अच्छे खासे मटेरियल का चलेगा। अब मैंने क्या किया, एक बार कंप्रेसिव लगा रहा हूँ, एक बार कंप्रेसिव लगा रहा हूँ, अगली बार क्या कर रहा हूँ, टेंसाइल लगा रहा हूँ। एक बार कंप्रेसिव, अगली बार टेंसाइल, कंप्रेसिव, टेंसाइल, कंप्रेसिव। तो इससे क्या हो रहा है, मैं स्ट्रेस रिवर्सल कर रहा हूँ, स्ट्रेस का नेचर चेंज कर रहा हूँ। कंप्रेसिव टेंसाइल, कंप्रेसिव टेंसाइल, स्ट्रेस रिवर्सल्स हो जाते हैं। इस वजह से इससे मटेरियल अपनी स्ट्रेंथ लूज कर जाता है, उसी चीज़ को बोलते हैं फटीग। ये फटीग की डेफिनेशन ही पूछी हुई है इसमें। द फिनोमिनन ऑफ डिक्रीज रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल due to stress reversal is called fatigue।
Last question. If a deflection at free end of a uniformly loaded cantilever beam is 15 mm and the slope of the deflection at the free end is 0.02 radian, then the length of the beam is, देखो क्वेश्चन है, ऑप्शंस आप लोग चेक कर सकते हैं. क्वेश्चन ये है, कैंटिलीवर बीम में यहाँ W लोड इंटेंसिटी है, इस एंड पे इसने डिफ्लेक्शन की वैल्यू दे दी मुझे और स्लोप की वैल्यू दे दी. डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है फ्री एंड पे, WL/4/8EI, और थीटा की स्लोप क्या होता है, WL3/6EI. इसी चीज़ का हम लोग यूज़ करेंगे. देखो 15 mm दिया हुआ है, इसको मेरे को मीटर में SI यूनिट में रखना है क्योंकि ऑप्शंस मीटर में है, तो 0.015 रख लूँ मैं. इसको बोलूँगा क्वेश्चन 1, इधर होगा 0.02 क्योंकि रेडियन ही है, रेडियन SI यूनिट होती है. इसको बोलूँगा ऑप्शन 2. अब मेरे को लेंथ चाहिए और WEI का कोई रोल नहीं है, इनको एलिमिनेट करना है, ये गिवन भी नहीं है. तो मैं अगर 1/2 कर दूँ, 1 को 2 से डिवाइड कर दूँ, तो मेरा लेंथ का टर्म 1 बचेगा और बाकी WEI सब कट जाएगा. 8 और 6 तो कांस्टेंट है, उनसे हमें कोई मतलब है नहीं. तो यहाँ आ जाएगा 6/8 इंटू L इज इक्वल टू 0.015 डिवाइडेड बाई 0.02. यहाँ से L को ऐसे करेंगे, ये आ जाएगा 1 मीटर. L आ जाएगा मेरा 1 मीटर. देख सकते हैं आप लोगों, इसको 1 मीटर आ रहा है मेरा L. ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी ऑप्शन सही हुआ. 1 मीटर की लेंथ होगी इसकी, जो इसने कंडीशन दी हुई है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वही हमारी मोटिवेशन है. साथ ही साथ मैं रेकमेंड करता हूँ आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें OPSC का कोर्स चेकआउट कीजिए. साथ साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, वो स्टडी इकोसिस्टम में लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन, लेटेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, डाउट्स, नोट्स, सब चीज़ों के लिए ग्रुप बना हुआ है हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे. उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. कोर्स के रिगार्डिंग कोई डाउट आप वहाँ पे पूछ सकते हैं. साथ ही साथ आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहिए, कोई डाउट आता है तो पोस्ट कर सकते हैं हमारे साथ. जुड़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ये लोग हम वीडियो डेली लेके आएंगे. इसकी स्ट्रेटजी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है वो देख लीजिए. इसी के साथ थैंक यू. उड़ीसा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पूरी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करने के लिए ये रहा आपके सामने OPSC AEE फुल नरिशमेंट पैक. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी वे में A to Z समझाए जाते हैं. विद फुल मॉक टेस्ट सीरीज आपको ये कोर्स मिल रहा है. बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ हैं, बहुत ही नॉमिनल प्राइस है इसका, सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है. और इसी के साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें सभी तरह के अपडेट्स के लिए. थैंक यू.